नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। कुलभूषण जाधव मामले में बैकफुट पर पाकिस्तान। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया की कुलभूषण जाधव के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात जारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को बिना देरी के जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने के दिए थे आदेश। कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। मालदीव में दक्षिण एशियाई देशों की संसद के स्पीकरों की बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत का आंतरिक मामला उठाए जाने पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, अपने ही लोगों का नरसंहार करने वाले पाकिस्तान को मानवाधिकार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 सम्मेलन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 13 सितंबर तक चलेगा सम्मेलन। करीब 200 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। भारत का 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का संकल्प। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 2। ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हुआ लैंडर विक्रम। रविवार को चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक किया प्रवेश। और देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया का जय घोष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार कर लिया। इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और कुलभूषण जाधव के साथ उनकी मुलाकात अभी जारी है। भारत ने उम्मीद जताई है कि अच्छे माहौल में मुलाकात संभव बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से सहयोग मिलेगा। इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद पाकिस्तान ने आज भारतीय कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की थी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पहले जुलाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बिना शर्त जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का फैसला सुनाया था। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था, जहां वो नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक उद्देश्य से गए थे और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल न्यूज रूम में मौजूद है हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन। अखिलेश, 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और उसके बाद ये पहली बार है जब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने मजबूरी में काउंसलर एक्सेस दिया है। अभी आप थोड़ा मुलाकात को लेकर बताएं, क्या ये मुलाकात अभी भी चल रही है? इस मुलाकात को लेकर अभी क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल प्रीति, अभी ये मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात में जो सबसे बड़ी जानकारी ये मिलनी चाहिए कि कुलभूषण जाधव की शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है और उसके अलावा यह पता किया जाना है कि कुलभूषण जाधव किन परिस्थितियों में गिरफ्तार हुए थे, किन परिस्थितियों में उन्हें यहाँ लाया गया, उनसे क्या पाकिस्तानी जो एजेंसियाँ हैं उनसे क्या पूछताछ की और आगे किस तरह से उन्हें कानूनी सहायता दी जा सकती है, इसके लिए क्या क्या तथ्य कुलभूषण जाधव दे सकते हैं, ये सारी बातें आज पता करनी है। 2 घंटे का समय पाकिस्तान की सरकार ने तय किया है जो हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर है वहाँ गौरव अहलूवालिया उनको मिलने का। तो निश्चित तौर पे यह भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव को लेकर जिस तरीके से पिछले 1 अगस्त से ही चल रही थी कि 1 अगस्त को पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था कि 1 अगस्त को आप मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो शर्तें लगाई थी वो शर्तें काफ़ी कठिन थी और भारत को
वो स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे, पाकिस्तान यह चाहता था कि पाकिस्तान का कोई अधिकारी उस बातचीत के दौरान रहे, ऑडियो वीडियो सिस्टम वहाँ लगाया जाए। जब भारत के प्रतिनिधि उनसे मिले तो भारत ने इसे ठुकरा दिया था। जी, लेकिन जी। अब पाकिस्तान इस बात पे राजी हो गया है कि गौरव अहलुवालिया व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, वहाँ कोई हाँ, सीसीटीवी कैमरा अगर ये सारी चीजें नहीं अखिलेश जी, दिखाई देंगी। अखिलेश जी, अगर आप संक्षेप में बताएं कि अब जो है इस एक्सेस के बाद, इस मुलाकात के बाद आगे कैसे कार्रवाई होगी? क्या तुरंत जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी या फिर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी? इसके बाद कैसे केस आगे बढ़ेगा, थोड़ा आप बताएं। देखिए, सारी जानकारियां तो नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और हाँ। कुलभूषण जाधव ने क्या क्या बताया है, ये बताया कभी किसी को सार्वजनिक, जब तक ये केस पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं किया जाएगा। क्योंकि आईसीजे ने जो बयान दिया, आईसीजे ने जो न्याय दिया था, उसमें था कि इफेक्टिव रिकंसिडरेशन करना है और रिव्यू करना है। तो इफेक्टिव रिकंसिडरेशन और रिव्यू का मतलब है कि अदालत में एक बार फिर से एक केस जाएगा, और वो केस जाएगा तो उसके पीछे हमारे जो तर्क होंगे, भारत के जो और जो तथ्य इकट्ठा किए गए हैं, वो सारी तथ्यों के आधार पे यहाँ के भारत के वकील इस बात का मसौदा तैयार करें कि ठीक किस है। मामले पर किया जाए। तो यह मामला समझिए कि अभी भी सुलझा नहीं है, पहली जीत कह सकते हैं कि हासिल हुई है, और उसके बाद आगे न्याय की प्रक्रिया और चलेगी। प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नजदीक एक गुरुद्वारे की ग्रंथी की बेटी को अगवा करके जबरन धन परिवर्तन कराने से लोगों में भारी नाराजगी है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास पर आज सिख समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के घरों के बाहर सुरक्षा कड़ी की जाए। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों पर पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। भारत ने मालदीव की राजधानी माले में रविवार को दक्षिण एशिया की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल मालदीव के दौरे पर है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने का कड़ा विरोध किया और भारत का आंतरिक मामला उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने शिखर सम्मेलन के विषयों से अलग मुद्दे उठाकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया। नेशनल असेंबली में पाकिस्तानी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। भारत ने फौरन नियमों का हवाला दिया, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने भारतीय प्रतिनिधि और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को बोलने देने के लिए कहा। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत के आंतरिक विषय को उठाने को लेकर और इस मंच को राजनीतिक रंग देने को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसलिए यहां ऐसे किसी तरह के बयान को हमें सर्वसम्मति से कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, Sir, Excellency Speaker Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG, this should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसे समर्थन देना बंद करे, क्योंकि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पाकिस्तानी प्रतिनिधि की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए हरिवंश ने कहा कि अपने ही लोगों का नरसंहार करने वाले देश को मानवाधिकारों के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर नियम का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने ही देश के एक हिस्से में नरसंहार किया और वो क्षेत्र अब बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश है। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान ने 1947 में सशस्त्र कार्रवाई करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने कश्मीर के ही एक हिस्से
यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की जनता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहां अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानमंडल की व्यवस्था के माध्यम से उनको एक पृथक राष्ट्र होने का छलावा दिया गया है, जबकि तथाकथित आजाद कश्मीर ना ही कोई देश है और ना ही कोई प्रांत। चीन के साथ संयोजन और नदियों के नियंत्रण की अपनी रणनीति के तहत कराची समझौते के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 85% भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कराची समझौते के समय से ही तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियां केवल नाम मात्र की हैं। The country which indulges itself in a genocide of its own country, which became a separate country, has moral right to raise this issue here. Let me clarify, sir. Pakistan occupied Jammu and Kashmir, which is part of India. Pakistan had illegally occupied through armed action in 1947. Pakistan has kept the people of this region guessing on their status as a constitutional entity, the so-called AJK unit. It has been given the trappings of a country with a president, a prime minister, and a legislature. But the so-called AKJ is neither a country nor a province. The Karachi Agreement of please stick to your point of order without going to the substance of the matter. Please. 95% of the land is strategically important for its connectivity with China. Pakistan. This meeting is for SDG only. Nothing otherwise. और मालदीव में चल रहे दक्षिण पूर्व एशिया के पीठासीन अधिकारियों के चौथे सम्मेलन के प्लेनरी सत्र को आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। उन्होंने मालदीव मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद और मालदीव सरकार को इस आयोजन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए भारतीय संसद सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाकर नीति निर्माण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और सरकार के कार्य निष्पादन की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने फ्रांस के साथ 121 देशों को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन करके अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा समुदाय में प्रमुख भूमिका निभाई है। ओम बिरला ने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर इससे जुड़ी राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। दो देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान में हैं। उन्होंने टोक्यो में एसडीए मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री ताकेशी इवाया के साथ वार्ता हुई। दोनों नेता वार्षिक रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता भी करने वाले हैं। मंत्री स्तरीय संवाद का उद्देश्य भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाना है। राजनाथ सिंह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया भी जाएंगे, जहां वो वहां के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री योंग के डू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ली नाक योन से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही सियोल में बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक भी होगी। हमारे दोनों देशों की नेवीज के बीच नए स्ट्रेटेजिक डेप्थ के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग और बाइलेटरल एक्विजिशन और क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू करने के लिए पिछले एनुअल समिट के दौरान हमारे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों ने हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को नई स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रदान की है। मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबंधित देशों का 14वां सम्मेलन आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया है, जो 13 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर से 3000 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इस सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधि अपनी विशेषज्ञता पेश करने के साथ ही उसे साझा करेंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में संक्षिप्त विवरण देंगे। इनमें वैज्ञानिक और प्रतिनिधि, दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, एनजीओ, प्रकृति से जुड़े संगठन, युवा समूह, पत्रकार और सामुदायिक समूह शामिल है। भारत ने यूएनसीसीडी पर 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किए थे और 17 दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि की थी। सम्मेलन के पक्षकार देश सूखे वाले क्षेत्रों में लोगों की रहन सहन की स्थितियों में सुधार, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बरकरार रखने और बहाल करने के साथ सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण और उर्वर क्षमता खो चुकी भूमि से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने उर्वर क्षमता खो चुकी 50 लाख हेक्टेयर भूमि की 2030 तक
इसे उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया है। चंद्रयान 2 मंजिल के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 के लिए आज का दिन काफी अहम है। चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर अलग हो गया है। इससे पहले कल शाम 6:21 पर चंद्रयान 2 चांद की 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। कक्षा बदलने में इसे 52 सेकंड का वक्त लगा। कक्षा की चांद से न्यूनतम दूरी मात्र 109 किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक सफलतापूर्वक सामान्य परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया गया है। इसरो के मुताबिक इसके बाद 7 सितंबर को विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी और अब से इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चंद्रयान की अब तक की यात्रा बिल्कुल सटीक रही है और 7 दिसंबर तक आने वाले दिनों में भी और कई महत्वपूर्ण कदम हैं। चंद्रमा पर भारत का दूसरा अभियान चंद्रमा के कई छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए निर्धारित है, क्योंकि ये चंद्रमा के एक अनजाने क्षेत्र के लिए है। चंद्रयान 2 लगातार चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें भेज रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बैंकों के विलय के बाद नौकरियां खत्म होने की खबरों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने मजदूर संघों को आश्वस्त किया कि बैंकों के विलय का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है। इससे बैंकों के कामकाज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। Every union in every one of these banks to please recall what I have said last Friday. When we spoke about the amalgamation of banks, each time I have, as I'm talking about one set of amalgamation, second set of, like that I've spoken about 4 sets of amalgamation. I have very clearly underlined the fact that there shall not be one employee removed, not at all. We are not looking at any employee being removed. And that is also proven by the fact earlier we had done about 2 years ago SBI with all its groups. This year, early this year, sometime in February, March, probably before April, Bank of Baroda with 2 other banks. Has there been even one retrenchment, please? No. None of them had, and I've made it a point to make it as a specific announcement, even last Friday, that there shall not be a removal from job of even one person. I want one person. I'm taking this opportunity to reiterate, and therefore they need not have any concern on that score. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जारी रखेगी, लेकिन अन्य वाहनों की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती करने से संबंधित फैसला जीएसटी काउंसिल लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में है और विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिए किए गए उपायों की समय समय पर घोषणा की गई है। I'm meeting with industries and taking their inputs and industries' suggestions on what they would want and what they expect from the government of India. I'm responding to them. I've already done twice. I will do more number of times so that every industry which has approached me, I will respond. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को पहले की तरह सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सूची से बाहर रहे लोगों के लिए कानून के तहत सभी रास्ते उपलब्ध हैं। असम सरकार ने एनआरसी सूची से बाहर किए गए लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। Exclusion from the NRC has no implication on the rights of an individual resident in Assam. For those who are not in the final list will not be detained and will continue to enjoy all the rights as before till they have exhausted all the remedies available under the law. It does not make the excluded person stateless. It also does not make him or her a foreigner within the legal meaning of the term. They will not be deprived of any rights or entitlements which they have enjoyed before. The Government of India will even assist in providing directions on how to deal with such appeals. Through the district legal service authorities, the government has provisioned
to extend legal aid to the needy. The state of Assam has assured provision of free legal assistance to any person excluded from the list and who is unable to afford such legal assistance. This is to enable people, especially the disadvantaged sections, to have access to the best possible legal assistance. जम्मू कश्मीर में विशेषकर कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य बनी हुई है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। प्रशासन ने घाटी के कुछ और इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी और सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है। 115 में से 91 पुलिस थानों के क्षेत्रों में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। श्रीनगर और घाटी के अन्य क्षेत्रों में केवल निजी परिवहन ही चल रहे हैं। इस बीच CBSE और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने घाटी में वार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। विंग कमांडर अभिनंदन ने वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ आज पठानकोट एयरबेस से MiG-21 विमान से उड़ान भरी। वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ MiG-21 में थोड़ी दूर उड़े। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन एक बड़ा चेहरा बने थे। अभिनंदन के भारत लौटने के बाद एयरफोर्स चीफ धनोआ ने साफ किया कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन दोबारा विमान उड़ाएंगे। पिछले महीने IAF बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन वर्तमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दी थी। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए 5 करोड़ 65 लाख से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न जमा किए हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 4% अधिक है। आकलन वर्ष 2018-19 में इसी अवधि में 5 करोड़ 42 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक 31 अगस्त को करीब 49.5 लाख लोगों ने रिटर्न भरे, जो अब तक एक दिन का सर्वाधिक संख्या है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के चेरोलपल्ली और रापुरू के बीच सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कल राष्ट्र को समर्पित की। इस सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने वेंकटचलम और ओबुलावारीपल्ली के बीच विद्युत रेलवे लाइन भी देश को समर्पित की। गुडुरू रेलवे स्टेशन पर नवीकृत यार्ड के उद्घाटन के अलावा उपराष्ट्रपति ने गुडुरू और विजयवाड़ा के बीच एक नई अंतर नगरीय सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रेलवे, वायुमार्गों, बंदरगाहों, जलमार्गों, ग्रामीण सड़कों, भंडार गृहों और शीत गृहों जैसे आधारभूत क्षेत्रों को मजबूत और उनके आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई रेल सेवा लोगों को लंबे समय से पोषित सपने को पूरा करती है और साथ ही रेल सेवा सस्ती कीमत पर आरामदायक दिन की यात्रा भी प्रदान करती है। For achieving its best ever safety record in 2018-19, I am told that all unmanned level crossings on broad gauge network have been eliminated, that a Rashtriya Rail Samrakshana Kosh fund of rupees 1 lakh crore has been created for safety expenditure. The railway is also playing a major role in promoting tourism in the country. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र द्वारा सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में 2 व्हीलर तकनीशियन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास में सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के कोशिशों को भी सराहा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट और सोमा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से हीरो मोटर कॉर्प द्वारा स्थापित एक 2 व्हीलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र विश्व स्तर के प्रशिक्षण से सुसज्जित है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड वॉर से चीन को हुए नुकसान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहां 30 लाख नौकरियां चली गई हैं और बहुत जल्द ये 30 लाख से कहीं अधिक हो जाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन का कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व नौकरियों के बाजार पर खास ध्यान दे रहा है। पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ट्रेड वॉर से चीन को हुए नुकसान पर बयान दिया है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ व्यापार प्रतिबंधों का ऐलान किया है।
और आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। श्रद्धापूर्वक भक्तों में गणेश की जय घोष सुनाई दे रहे हैं। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का 10 दिन का जन्मोत्सव आज से शुरू होकर गणेश चतुर्दशी पर संपन्न होगा। गणेश चतुर्थी यानी वो दिन जब भगवान गणपति ने जन्म लिया था। इस मौके पर गणेश जी की घरों में स्थापना की जा रही है। गणेश चतुर्थी उत्सव के 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। बॉलीवुड नगरी मुंबई भी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक बप्पा के रंग में सराबोर रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर बधाई देते हुए कहा है, देशवासियों को गणेश उत्सव के मौके पर उपराष्ट्रपति ने बधाई दी है और उन्होंने कहा कि विनायक चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों के जीवन में शुभता, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतोष की मैं कामना करता हूं। लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को राष्ट्रीयता और सामाजिक एकता के सांस्कृतिक पर्व के रूप में स्थापित किया था। उस आदर्श के प्रति सत्यनिष्ठा रहें और इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने परिजनों समेत विशेष पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सभी देशवासियों को पावन पर्व गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणपति के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में इस मौके पर पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज गणेश चतुर्थी के मौके पर हम आपको अलग अलग तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार।